नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें। आज अरब ममालिक समेत कई मुल्कों में ईद उल फितर मनाई गई। आज मस्जिद हराम में ईद उल फितर की नमाज का इज्तिमा मुनक़्क़िद हुआ। इस मौके पर मक्के मुकर्रमा सूबे के गवर्नर और खादिम हरमैन शरीफैन के मुशीर शहजादा खालिद अल फैसल और उनके नायब शहजादा बदर बिन सुल्तान बिन अब्दुल अजीज़ भी मौजूद थे। साथ ही तमाम हिफाजती तदाबीर और एहतियाती इक़दामात को भी लागू किया गया था। उनमें समाजी फासला और मास्क का पहनना शामिल है। नमाज ईद की इमामत शाही दीवान के मुशीर और मस्जिद हराम के इमाम व खतीब डॉक्टर सालेह बिन हुमैद ने की। इस मौके पर अपने खुतबे में उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू तआला की हम्द व सना की और मुसलमानों को अल्लाह का तक़वा इख्तियार करने की नसीहत की। उधर मदीने मुनव्वरा में मस्जिद नबवी में नमाज ईद का इज्तिमा हुआ। इस मौके पर मदीने मुनव्वरा सूबे के गवर्नर शहजादा फैसल बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और उनके नायब शहजादा सऊद बिन खालिद अल फैसल भी मौजूद थे। नमाज ईद की इमामत मस्जिद नबवी के इमाम व खतीब शेख अहमद बिन तालिब बिन हुमैद ने की। उन्होंने अल्लाह ताला की तकबीर और तहमीद के बाद माह रमज़ान में रोज़े और रात के क़याम की नेमत मिलने पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। इससे कबल मस्जिद हराम के उमूर की जनरल प्रेसिडेंसी ने हरमैन शरीफैन में ईद के दौरान में नमाजियों के इस्तकबाल के लिए अपनी तैयारी की सतह बुलंद कर दी थी। इन खुसूसी और भरपूर इंतजामात का मकसद मुतमरीन और नमाजियों के लिए महफूज और पुरसुकून माहौल फराहम करना है। ऐसा माहौल जहां वो रूहानी फ़िज़ाओं में खुशू और सुकून के साथ अपनी इबादत और मनासिक अदा कर सकें। हरमैन के उमूर की इंतज़ामिया में फ़नी और खिदमाती शोबे के सेक्रेटरी मोहम्मद अल जाबरी के मुताबिक मस्जिद हराम को रोज़ाना 10 मरतबा धोया जा रहा है। इस अमल में 4000 से ज़्यादा मर्द और ख़वातीन कारकुनान शरीक हैं। पाकिस्तान में कल आधी रात से थोड़ा पहले ऐलान हुआ था कि शवालुल मुकर्रम का चांद नजर आ गया और जुमेरात यानी आज वहां मुल्क भर में मजहबी जोश व खरोश और अकीदत व एहतराम से ईद उल फितर मनाई गई। वाज़ेह है कि बरे सगीर के किसी भी मुल्क में आज ईद नहीं मनाई जा रही है। पाकिस्तान की मरकजी रुयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन सैयद अब्दुल खैबर आज़ाद ने चारशंबे की शब 11:30 बजे ईद उल फितर का चांद नजर आने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मुल्क भर से शवाल का चांद नजर आने की शहादतें मौसूल हुई हैं और उनका जायजा लेने के बाद ईद उल फितर मनाने का ऐलान किया जा रहा है। इस्लामाबाद में मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास 4 घंटे तक जारी रहा। इसमें वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी और महकमे मौसमियात के नुमाइंदे भी शरीक थे। जोनल और ज़िले रुयत हिलाल कमेटियों के अपने अपने इलाकाई हेडक्वार्टर्स में इजलास मुनक़्क़िद हुए। मौलाना अब्दुल खैबर आज़ाद ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बताया कि मुल्क के बहुत से हिस्सों में मतला अबर आलू था, लेकिन चमन, किला, सैफुल्ला और दीगर इलाकों से चांद नजर आने की शहादतें मौसूल हुई हैं। इसीलिए यह फैसला किया गया कि जुमेरात 13 मई को यकुम शवाल होगी। उनका कहना था कि पाकिस्तान भर में रमज़ान मुबारक के एक ही दिन में आगाज़ की तरह अब ईद उल फितर भी एक दिन मनाई जा रही है। जम्मू कश्मीर में जुमेरात को कोरोना वायरस के बढ़ते खतरात और उसके फैलाव को रोकने के लिए जारी कोरोना कर्फ्यू के पेश नज़र ईद उल फितर इंतहाई सादगी से मनाई गई। सख्त कोरोना कर्फ्यू और हुकूमती एडवाइजरी के पेश नज़र जम्मू कश्मीर में ईद उल फितर के मौके पर कहीं भी नमाज ईद का बड़ा इज्तिमा मुनक़्क़िद नहीं हुआ और लोग अपने घरों या महलों तक ही महदूद रहे। ताहम बाज़ इलाकों में लोगों ने नमाज फजर के बाद मकामी मसाजिद या पार्कों में छोटे छोटे इज्तिमात में नमाज ईद अदा की, जिसके दौरान कोरोना वायरस की वबा के पेश नज़र समाजी दूरी का ख्याल रखा गया था। बता दें कि गुज़िश्ता 1 साल के दौरान ये ईद उल फितर जम्मू कश्मीर में चौथी ऐसी ईद है जो लॉकडाउन की नज़र हो गई। उनमें से 3 ईदें कोरोना लॉकडाउन की नज़र हुई, जबकि 2019 की ईद उल अज़हा की तकरीबात उस वजह से मफकूद रही थी क्योंकि तब मरकज़ी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर के खुसूसी आइनी हैसियत के खात्मे के पेश नज़र लोगों की आज़ादाना नकलो हरकत पर सख्त पाबंदियां आयद कर दी थी। गाजा पट्टी और इसराइल के हवाई हमलों में मरने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद बढ़कर 67 हो गई है। गाजा के वज़ीर सेहत ने जुमेरात को ये इत्तला दी। वजारत ने दावा किया कि मरने वालों में 17 बच्चे शामिल हैं। वजारत के मुताबिक इसराइल के फ़िज़ाई हमले में 388 लोग ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें 115 बच्चे और 50 ख़वातीन शामिल हैं। वाज़ेह है कि इसराइल और हमास ने पीर की रात से एक दूसरे पर सैकड़ों रॉकेट दागे हैं। इसराइल ने फ़लस्तीनी तंजीम हमास की जानिब से रॉकेट हमलों के खतरे के बाद तिल अबीब का बिन गोरवेन हवाई अड्डा बंद करने का ऐलान किया। यह फैसला आज जुमेरात की सुबह से नाफिजुल अमल हुआ।
इस दौरान में तिल अवीव की तमाम परवाज़ों को सहराए नक़ब में वाक़े रामोन के हवाई अड्डे की सिमत मोड़ दिया गया। उधर इसराइली फ़ौज ने गाज़ा की पट्टी में फ़लस्तीनी तंजीम हमास और जिहाद इस्लामी के मज़ीद मराकिज़ को निशाना बनाने का ऐलान किया। इसराइली फ़ौज की जानिब से जारी एक बयान में बताया गया कि उसने चारशुम्बा और जुमेरात के दरमियानी शब गाज़ा की पट्टी में नए अहदाफ पर इंतहाई भरपूर हमले किए। उन अहदाफ में हमास के ज़ेर इंतज़ाम हुकूमती इदारे शामिल हैं। बयान के मुताबिक गुज़िश्ता रात 7 अहदाफ को निशाना बनाया गया। उनमें 3 अहदाफ हई अल-रमा, बैतुल लाहिया और खानियोस में हैं। उनके अलावा दाखिला सिक्योरिटी कमांडर के दफ्तर पर भी बमबारी की गई। इस तरह हमास के ज़ेर इंतज़ाम नेशनल इस्लामिक बैंक की 2 शाखों को भी निशाना बनाया गया। इसराइली फ़ौज के मुताबिक गाज़ा की पट्टी में अस्करी ऑपरेशन शुरू होने के बाद से अब तक 650 से ज़्यादा अहदाफ को निशाना बनाया गया। इस दौरान में 3 रिहायशी टावरों को तबाह करने के अलावा 50 से 70 सियासी कारकुनों और 10 हमास और जिहाद इस्लामी तंजीमों के सीनियर जिम्मेदारों को हलाक किया गया। याद रहे कि गाज़ा की पट्टी और इसराइल में जारी मौजूदा जारहियत और अस्करी कार्रवाइयों में तेज़ी से इजाफे के सबब एक भरपूर जंग का अंदेशा पैदा हो गया है। शुमाली इसराइल जुमेरात की सुबह खतरे के सायरन की आवाज़ से गूंज उठा। इसराइली फ़ौज के मुताबिक हमास तंजीम के साथ जारी अस्करी जारहियत शुरू होने के बाद यह पहला मौका है जब शुमाली इसराइल में सायरन बजाए गए। इससे कबल गाज़ा में हमास तंजीम की जानिब से दागे गए रॉकेटों के सबब जुनूबी और वसती इसराइल में खतरे के सायरन बजाए गए थे। अल अरबिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक रॉकेट तिल अवीव की जुनूब में वाक़े शहर रेशन लेक्सन में एक इमारत पर गिरा। इस तरह तिल अवीव के जुनूब में वाक़े शहर बैतुतुक्फा में भी एक रॉकेट गिरने की तस्दीक की गई। इसके नतीजे में जाए वक़ू पर आग भड़क उठी। हवाबाजी की सरगर्मियों पर नजर रखने वाली एक वेबसाइट के मुताबिक इसराइल ने गाज़ा पट्टी से दागे जाने वाले रॉकेटों के सबब तिल अवीव में बिन गुरविन हवाई अड्डे आने वाली परवाज़ों को जुनूब में रामोन के हवाई अड्डे की तरफ मोड़ दिया। इसराइली फ़ौज ने जुमेरात को अली सुबह बताया कि पीर की शाम से अब तक गाज़ा पट्टी से तकरीबन 1500 रॉकेट इसराइल के मुख्तलिफ शहरों पर दागे जा चुके हैं। अब बात कोरोना वायरस की। दुनिया में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटों में दुनिया में 7,51,488 कोरोना मुतासरीन की पहचान हुई और 13,843 की मौत भी हुई। सबसे ज़्यादा मामले अब भी हिंदुस्तान में रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। यहाँ बीते 24 घंटों में 3,62,000 नए केसेस आए और 4,126 लोगों की मौत हुई। हिंदुस्तान के बाद ब्राज़ील में 76,638 नए केसेस आए और 2,545 की मौत हुई। दुनिया में कोरोना के अब तक 16 करोड़ 10 लाख से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 33,44,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि 13 करोड़ 98 लाख लोगों ने कोरोना को मात दी है। फिलहाल 1 करोड़ 88 लाख अफराद का इलाज चल रहा है। उनमें से 1,05,000 लोगों की हालत तशवीशनाक बनी हुई है। हिंदुस्तान में कोरोना के केसेस में बीते 24 घंटों में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई। चारशुम्बे को यानी बीते 24 घंटों में 3,62,632 नए मरीजों की पहचान हुई। 3,52,005 लोग ठीक हुए। बीते 2 दिन से 3.5 लाख से कम केसेस आ रहे थे और इससे ज़्यादा ठीक हो रहे थे। बीते दिन मुल्क में 4,128 की मौत भी हुई। ये लगातार दूसरा दिन है जब 4,000 से ज़्यादा लोगों को कोरोना के चलते जान गंवानी पड़ी। मुल्क में इस वबा की चपेट में अब तक 2 करोड़ 37 लाख लोग आ चुके हैं। इसी तरह जुमला 1 करोड़ 97 लाख इससे ठीक हो चुके हैं। बीते कुछ दिनों से औसतन 3 लाख से ज़्यादा लोग रोज़ाना रिकवर हो रहे हैं। इसीलिए आज ये आंकड़ा 2 करोड़ को पार हो जाएगा। अभी जुमला 37,06,000 लोगों का इलाज चल रहा है। रियासत में कोरोना वायरस यानी तेलंगाना में कोरोना वायरस के केसों में गुज़िश्ता चंद दिनों से बतदरीज कमी देखी जा रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत भर में मजमूई तौर पर 71,221 नमूनों की जांच की गई, जिनमें 4,693 अफराद कोरोना से मुस्बित पाए गए। इसी तरह रियासत में कोरोना से मुतासिर होने वाले अफराद की मजमूई तादाद 5,16,404 हो गई है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 33 अमवात हुई हैं, जिससे रियासत में कोरोना से मरने वालों की मजमूई तादाद 2,863 तक पहुंच गई। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक आज एक ही दिन में वायरस से 6,876 अफराद सेहतियाब हुए हैं, जबकि रियासत भर में
कोरोना वायरस के 56,917 एक्टिव केसेस हैं। जीएचएमसी के हुदूद में 734 नए केसेस दर्ज हुए हैं। हिंदुस्तान में कोरोना इन्फेक्शन तेजी से फैलने की अहम वजूहात में पिछले महीने हुए इंतखाबात और कुंभ मेला भी हैं। ये बात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट से भी साबित हो गई है। कोरोना को लेकर डब्ल्यूएचओ की तरफ से चारशंबे को जारी अपडेट में कहा गया कि हिंदुस्तान में कोरोना इन्फेक्शन बढ़ने के पीछे कई मुमकिन वजूहात हैं। हालांकि डब्ल्यूएचओ ने किसी इवेंट का नाम तो नहीं लिया, लेकिन कहा कि कई मजहबी और सियासी इवेंट्स में भारी भीड़ जुटना भी इन्फेक्शन बढ़ने की वजूहात में शामिल है। इन इवेंट्स में कोताही बरती गई। डब्ल्यूएचओ ने यह भी कहा कि इन्फेक्शन बढ़ने में इन फैक्टर्स की इनका कितना किरदार रहा, रोल रहा, इस बारे में वाज़े तौर पर नहीं कहा जा सकता। डब्ल्यूएचओ का कहना है कि हिंदुस्तान में कोरोना का B1617 वेरिएंट पहली बार अक्टूबर 2020 में सामने आया था। यहां कोरोना के मामले और अमवात में दोबारा बढ़ोतरी से B1617 और B117 जैसे कुछ दूसरे वेरिएंट्स को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के वीकली अपडेट में कहा गया कि हिंदुस्तान के कोरोना पॉजिटिव सैंपल्स में से 0.1% को ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन शेयरिंग ऑल इन्फ्लुएंजा डेटा पर सीक्वेंस किया गया है ताकि कोरोना वेरिएंट्स का पता लगाया जा सके। इसमें सामने आया कि B.1.17 और B1612 जैसे कई वेरिएंट्स की वजह से हिंदुस्तान में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक अप्रैल के आखिर तक हिंदुस्तान में कोरोना के 21% केसेस में B16171 वेरिएंट और 7% में B16172 पाया गया। पूरी दुनिया कोरोना के खैर से परेशान है और पूरी दुनिया को मालूम हो गया है कि ऐसी वबा से निपटने के लिए इसका तिब्बी निज़ाम नाकाफी है। यही बात अब डब्ल्यूएचओ यानी आलमी सेहत तंजीम कह रही है। डब्ल्यूएचओ के आज़ाद चैनल ने चारशंबे को वार्निंग देते हुए कहा कि मौजूदा वक्त में आलमी सेहत निज़ाम नई वबाओं को रोकने के काबिल नहीं है। पैनल ने कहा कि कौमी और आलमी सेहत निज़ाम कोरोना वबा से लोगों की हिफाजत करने में नाकाम रहा, क्योंकि दिसंबर 2019 के वसत में नई तरह के निमोनिया के मामले सामने आए थे और बैनुल अक़वामी सतह पर इस अवामी सेहत इमरजेंसी को बहुत देर से ऐलान किया गया था। पैनल ने यह भी कहा कि कई मुल्क वायरस के फैलाव को रोकने के लिए फरवरी 2020 में ज़्यादा मौसर तरीके से काम कर सकते थे। डब्ल्यूएचओ के माहिरीन ने रिपोर्ट में कहा कि पैनल को अपनी तहकीक में पता चला कि आलमी सेहत निज़ाम इंतहाई मुतअद्दी बीमारियों को रोकने के काबिल नहीं है। इस तरह की मुतअद्दिद बीमारियां किसी भी वक्त वबा के तौर पर सामने आ सकती हैं। पैनल ने ज़्यादा आमदनी वाले ममालिक से छोटे और दरमियानी आमदनी वाले 92 ममालिक को सितंबर तक कम से कम 92 अरब वैक्सीन की खुराक दस्तयाब कराने का अज़्म जाहिर करने की अपील की। पैनल ने सिफारिश की कि अहम वैक्सीन तैयार करने वाले बड़े ममालिक और मैन्युफैक्चरर्स को रज़ाकाराना लाइसेंस और टेक्नोलॉजी की मुंतकली के लिए रजामंद होना चाहिए। वैक्सीनेशन को लेकर हुकूमत ने बड़ा फैसला लिया है। अब कोविशील्ड के 2 डोज के बीच का फ़र्क 12 से 16 हफ्ता करने का फैसला लिया गया। फिलहाल 6 से 8 हफ्ते के दरमियान में कोविशील्ड के 2 डोज लगाए जा रहे हैं। हुकूमत को सलाह देने वाले नेशनल टेक्नोलॉजिकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन NTAGI ने कोविशील्ड के 2 डोज के बीच गैप बढ़ाने की सिफारिश की थी। जुमेरात को वजारत सेहत ने इसे मंजूर कर लिया। हालांकि पैनल ने साफ किया कि कोवैक्सीन के मामले में किसी भी तरह के बदलाव की सिफारिश नहीं की गई। पैनल ने तजवीज़ दी है कि ऐसे लोग जो कोरोना की चपेट में आ चुके हैं उन्हें 6 महीने तक वैक्सीनेशन नहीं कराना चाहिए। इसी के साथ पैनल ने प्रेग्नेंट खवातीन को वैक्सीन के बारे में चॉइस देने की सिफारिश की है। वहीं दीगर खवातीन वैक्सीन लगवा सकती है। हालांकि हुकूमत की मंजूरी के बाद ही इसे लागू किया जाएगा। इससे पहले मरकजी हुकूमत ने कोविशील्ड वैक्सीन के 2 डोज के बीच का वक्त पहले से 2 हफ्ते ज़्यादा कर दिया था। शुरुआत में कोविशील्ड के दोनों डोज के बीच 4 से 6 हफ्ते यानी 28 से 42 दिन का फ़र्क रखा जाता था। इसके बाद इसे बढ़ाते हुए 6 से 8 हफ्ते यानी 42 से 46 दिन 56 दिन कर दिया गया। नया कानून सिर्फ कोविशील्ड वैक्सीन पर ही लागू होगा। वहीं यूके के हेल्थ रेगुलेटर MHRA ने कोविशील्ड को अप्रूवल देते हुए कहा था कि 2 डोज में 3 महीने का फ़र्क रखा तो वैक्सीन की इफेक्टिवनेस 80% तक रहेगी।
हिंदुस्तान में वैक्सीन की कमी के बीच जुमेरात को नीति आयोग के रुकन वी.के. पॉल ने एक उम्मीद भरा ऐलान किया। पॉल ने बताया कि इस साल अगस्त से दिसंबर तक वैक्सीन की 216 करोड़ डोज तैयार कर ली जाएंगी। पॉल ने कहा कि कोई भी वैक्सीन जिसे FDA या WHO ने अप्रूव किया है उसे हिंदुस्तान आने की इजाज़त होगी। इन्हें इंपोर्ट लाइसेंस 1 से 2 दिन में दे दिया जाएगा। कोई भी इंपोर्ट लाइसेंस लंबा नहीं होगा। पॉल ने आगे बताया कि वजारत-ए-खारजा दुनिया में दीगर वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों से राब्ते में है। हमने फाइजर, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन को पहले ही बता दिया था कि अगर वो वैक्सीन अपने होम प्रोडक्शन से भेजना चाहते हैं तो भेजें, या फिर हिंदुस्तान में आकर प्रोडक्शन करना चाहें तो उसका भी इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए मरकजी हुकूमत हर मुमकिना मदद देने के लिए तैयार है। नीति आयोग के रुकन डॉक्टर वी.के. पॉल ने बताया कि मुल्क भर में जुमेरात की सुबह 8 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक वैक्सीन की 17 करोड़ 72 लाख खुराक अब तक दी जा चुकी है। हम अगर वैक्सीन की परिस्थिति देखें तो पाते हैं कि देश में 17.72 करोड़ डोजेज अब तक लग चुकी हैं, जिसमें से 34.81 लाख डोजेज जो हैं वो 18 से 44 ग्रुप के लोगों को लगी हैं। और साथ ही जो हमारे प्रायोरिटी ग्रुप्स हैं, दैट इज पीपल अबव 45 ईयर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को, जिनको कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा स्टेट को सप्लाई करते हुए फ्री वैक्सीन सप्लाई किया जाता है, हम कवर कर रहे हैं। हम अगर वैक्सीन की परिस्थिति देखें तो पाते हैं कि देश में 17.72 करोड़ डोजेज अब तक लग चुकी हैं, जिसमें से 34. कोरोना की तीसरी लहर के इंतबाह के बीच एक और बड़ा कदम उठाया गया। जुमेरात को ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को 2 से 18 साल के बच्चों पर ट्रायल की मंजूरी दे दी है। इससे पहले सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी SEC ने इसके ट्रायल की सिफारिश की थी। जानकारी के मुताबिक भारत बायोटेक की जानिब से ये ट्रायल 525 वॉलंटियर्स पर किया जाएगा। ये 2 से 18 साल के बच्चों पर किया जा रहा है। कोवैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल का फेज 2 और फेज 3 होगा। ट्रायल के दौरान पहली और दूसरी वैक्सीन का डोज 28 दिनों के फर्क पर दिया जाएगा। मशरकी उत्तर प्रदेश और बिहार में गंगा नदी से मुश्तबा कोविड के मरीजों की लाशों को तैरते हुए देखे जाने के 4 दिन बाद एक रिपोर्ट से मालूम हुआ है कि उन्नाव जिले में गंगा नदी के किनारे 2 मकामात पर कई लाशें रेत में दफन की गई हैं। 2 मकामात पर मकामी लोगों ने दफन लाशों को देखा है। दिलचस्प बात यह है कि बेशतर लाशें जाफरानी रंग के कपड़े में लपटी हुई हैं। ताहम इस बात की तस्दीक नहीं हो सकी कि आया ये लाशें कोविड मरीजों की ही हैं। उन्नाव के जिले मजिस्ट्रेट रविंदर कुमार ने कहा कि कुछ लोग लाशों को जलाने के बजाय नदी के किनारे रेत में दफन कर देते हैं। इत्तला मौसूल होने के बाद उन्होंने अफसरान को जाए वक़ूफ़ पर भेज दिया। उन्होंने जांच के बाद कार्रवाई करने को कहा। लाशों को हाजीपुर इलाके के रेतापुर गंगा घाट के पास दफन किया गया था। मकामी कारोबारी सुरेश गुप्ता ने कहा कि मानसून मुश्किल से 1 महीना दूर है। गंगा नदी पानी से भर जाने के बाद लाशें साहिल पर आ जाएंगी। ज़िले इंतज़ामिया को लाशों को हटाना चाहिए और उनकी आखिरी रसूमात सही तरीके से अदा करनी चाहिए। ज़िले के एक ओहदेदार ने कहा कि अगर हम लाशों को निकालते हैं तो ये नज़्म नफ्स का मसला बन सकता है। हम देखेंगे कि इस मामले में क्या कुछ किया जा सकता है। ज़राए का कहना है कि जब से वबा चली है मरने वालों की तादाद में इजाफा हो गया है और आखिरी रसूमात अदा करने की कीमतें भी बढ़ा दी गई हैं। गुप्ता ने कहा कि हिंदू रिवायात के मुताबिक लाशों को नजर आतिश करने का पैकेज अब 15,000 से 20,000 रुपये के दरमियान है। जाहिर है कि गरीब लोग ये रकम अदा नहीं कर सकते और वो लाशों को नदी के किनारे रेत में दफन कर रहे हैं। इससे कबल पीर के रोज गाजीपुर और बलिया में भी गंगा के साहिल पर महलूकीन की लाशें बरामद हुई थी। वहीं बिहार के बक्सर में भी तैरती हुई लाशें बरामद हुई थीं। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने जुमेरात को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का दौरा किया और ओहदेदारों से मुलाकात के बाद जिले में कोरोना मैनेजमेंट का जायजा लिया। योगी के मौजूदा दौरे हुकूमत में यह पहला मौका है जब वो AMU का दौरा किया है। पहले से तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक वज़ीर आला सुबह 10:50 पर यूनिवर्सिटी कैंपस में वाक़ हेलीपैड पर उतरे, जहां से वो कोविड कमांड सेंटर का मायना करने कलेक्ट्रेट रवाना हुए। बाद अज़ां उन्होंने AMU में वाक़ JN मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में अलीगढ़ डिवीज़न के ओहदेदारों से जायजा मीटिंग की और ज़रूरी हिदायत दी। उन्होंने बताया कि कोविड वैक्सीन कोरोना से बचाने के लिए हिफाजती हल्का है, जिस पर कुछ लोग मुगालता फैला रहे हैं। वैक्सीन मुकम्मल तौर से महफूज है और हर एक को टीके लगाए जाने चाहिए ताकि इन्फेक्शन के असरात से बचा जा सके। वैक्सीनेशन से इन्फेक्शन की रोकथाम भी
एक तरजीह है। इसके लिए वैक्सीनेशन मराकज़ में इजाफा किया जा सकता है। हर जान हुकूमत के लिए कीमती है, इसीलिए सभी की जान बचानी है। कोविड अस्पतालों में मरीजों के इलाज पर खुसूसी तवज्जो देने की उम्मीद का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना के मुश्तबा अफराद की जांच का दायरा वसी करना पड़ेगा और रिपोर्ट मिलने के वक्त को कम करना होगा ताकि मुतासिरा अफराद की जल्द शिनाख्त हो सके और बर वक्त इलाज शुरू किया जा सके। टेलीमेडिसिन पर खुसूसी जोर देना चाहिए। मुल्क में शदीद कोरोना बहरान के दरमियान ऑक्सीजन, वैक्सीन और अद्वियात की कमी के सिलसिले में कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी और पार्टी की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ पर तनकीद करते हुए आज कहा कि इस वबा के खिलाफ लड़ाई गायब होकर नहीं बल्कि पूरी तैयारी के साथ आकर जीती जा सकती है। राहुल गांधी ने कोरोना वैक्सीन, ऑक्सीजन और दवाई वगैरह की कमी के ताल्लुक से मोदी पर तंज करते हुए कहा कि वैक्सीन, ऑक्सीजन और दवाइयों के साथ वज़ीर आज़म भी गायब है। बचे हैं तो सिर्फ सेंट्रल विस्टा, अद्वियात पर जीएसटी और यहां वज़ीर आज़म की तस्वीर। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में नदी के किनारे लाशें बरामद होने से लोगों में दहशत का माहौल है। कुछ मकामात पर लाशें नदियों में बहती हुई नजर आई हैं तो कुछ मकामात पर नदी किनारे दफन की हुई लाशें भी देखी गई हैं। इस तरह की खबरें लगातार सामने आने पर कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने फिक्र का इजहार किया। उन्होंने इस ताल्लुक से एक ट्वीट में लिखा कि खबरों के मुताबिक बलिया, गाजीपुर में लाशें नदी में बह रही हैं और उन्नाव में नदी के किनारे सैकड़ों लाशों को दफनाया गया है। लखनऊ, गोरखपुर, झांसी, कानपुर जैसे शहरों में अमवात की तादाद कई गुना कम करके बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश में हद से ज्यादा गैर इंसानी सुलूक हो रहा है। प्रियंका गांधी ने अपने ट्वीट में इस तरह के वाकयात के लिए बीजेपी हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि हुकूमत अपनी इमेज बनाने में मसरूफ है और अवाम की तकालीफ नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी हैं। इन मामलों में हाईकोर्ट के जज की निगरानी में फौरन अदालती जांच होनी चाहिए। दिल्ली के नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया ने जुमेरात को कहा कि दिल्ली हुकूमत ने इजाफी ऑक्सीजन दीगर रियासतों को देने का फैसला किया। सिसोदिया कोविड-19 मैनेजमेंट के नोडल वजीर की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कोरोना वायरस के कम होते हुए केसेस के सबब यहां ऑक्सीजन की जरूरत 582 टन रह गई है, इसीलिए इजाफी ऑक्सीजन दीगर रियासतों को देने का फैसला किया गया। उन्होंने कहा कि हमने इजाफी ऑक्सीजन दीगर रियासतों को देने के लिए मरकज को खत लिखा है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी ने 27 जून को होने वाले सिविल सर्विसेज के प्रीलिम एग्जाम 2021 को मुलतवी कर दिया है और अब ये 10 अक्टूबर को होगा। कमीशन के मुताबिक कोविड-19 की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र 27 जून को तयशुदा सिविल सर्विसेज प्रीलिम एग्जाम्स मुलतवी कर दिए गए हैं और अब ये इम्तिहान 10 अक्टूबर को होगा। गुज़िश्ता बरस भी यूपीएससी का इब्तिदाई इम्तिहान मुलतवी होने के बाद 4 अक्टूबर को हुआ था, जबकि मेन एग्जाम जनवरी 2021 में हुआ था। कमीशन ने कहा कि गुज़िश्ता बरस के उम्मीदवारों के इंटरव्यू और शख्सियत का जायजा अभी ज़ेरे इल्तिवा है। इंटरव्यू और कामयाब उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी होने के बाद ही अगले साल के इम्तिहानात मुनक्किद किए जा सकते हैं। यूपीएससी इंडियन सिविल सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस और दीगर अहम सर्विसेज के लिए उम्मीदवारों का इंतखाब करने के लिए सिविल सर्विसेज इम्तिहान करवाती है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी एनसीईआरटी ने मुल्क में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम 2021 के दूसरे फेज को मुलतवी कर दिया है। ये इम्तिहान 13 जून को मुनक्किद होनी थी। इस बारे में जानकारी एक नोटिफिकेशन के जरिए दी गई है। नई डेट्स कोरोना वबा कम होने के बाद जारी की जाएंगी। इम्तिहान में शामिल होने वाले एलिजिबल कैंडिडेट्स काउंसिल की ऑफिशियल वेबसाइट ncert.nic.in पर नोटिफिकेशन देख सकते हैं। जारी नोटिफिकेशन में एनसीईआरटी ने कहा कि मुल्क में हालात मामूल पर आने के बाद एनटीएससी स्टेज 2 इम्तिहान की नई डेट्स ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी की जाएंगी। इससे पहले एनटीएससी स्टेज 1 का इनेकाद 13 दिसंबर को किया गया था। 18 साल से कम उम्र के ऐसे स्टूडेंट्स जो किसी भी रिकग्नाइज्ड स्कूल में या ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड में 10वीं में पढ़ रहे हैं और पहली बार 10th का एग्जाम लिख रहे हैं, वो इस एग्जाम में शामिल होने के लिए एलिजिबल होते हैं। ये इम्तिहान के जरिए एनसीईआरटी मंथली स्कॉलरशिप के लिए जुमला 2000 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन करेगी। सिलेक्ट हुए कैंडिडेट्स को क्लास वाइज स्कॉलरशिप दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन की वजह से परेशानी का सामना कर रहे माइग्रेंट वर्कर्स को राहत पहुंचाने के लिए जुमेरात को कुछ अहकाम जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश हुकूमत को अहकाम दिए हैं कि नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर में आने वाले जिलों में
ایک کمیونٹی کچن کھولا جائے تاکہ مزدور اور ان کے افراد خاندان 2 وقت کا کھانا کھا سکیں۔ کورٹ نے کہا کہ یہ کمیونٹی کچنز جانی مانی جگہوں پر ہونی چاہیے۔ عدالت نے کہا کہ مرکز، دلی، اتر پردیش اور ہریانہ کی حکومت NCR کے مائیگرنٹ ورکرز کو راشن مہیا کروائے۔ یہ راشن آتم بھارت اسکیم یا کسی بھی دیگر اسکیم کے تحت دیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے مزدوروں سے آئیڈینٹی کارڈ مانگنے جیسی کنڈیشن نہ رکھی جائے۔ ایکٹیوسٹ ہرش مندر، انجلی بھردواج اور جگدیپ چوکر نے سپریم کورٹ میں پیٹیشن داخل کی تھی اور کورٹ سے اپیل کی تھی کہ فوڈ سیکیورٹی اور کیش ٹرانسفر کے علاوہ دوسرے احکام فوری جاری کیے جانے چاہیے۔ اس پر مشہور وکیل پرشانت بھوشن نے پچھلے سال اپلیکیشن دی تھی۔ پرشانت بھوشن اور مرکز کی جانب سے سالیسیٹر جنرل تشار مہتا نے اس معاملے پر بحث کی۔ مرکزی وزیر سدانند گوڑا نے جمعرات کو وبا کو لے کر عدالتی احکام پر تلخ بیان دیا۔ انہوں نے پوچھا کہ اگر حکومت نے جیسے احکام دیا ہے اتنی ویکسین نہیں پروڈیوس کر پائی تو کیا خود کو پھانسی پر لٹکا لیں۔ سدانند گوڑا نے یہ تو مانا کہ عدالتوں کی منشا صحیح ہے اور ملک میں ہر کسی کو ویکسین لگنی چاہیے، لیکن انہوں نے کہا کہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کل عدالت یہ کہہ دے کہ ہمیں اتنی تعداد میں ویکسین چاہیے، اگر ہم تب اسے پروڈیوس نہیں کر پائے تو کیا پھانسی پر لٹک جائیں؟ سیاسی فائدے کے لیے نہیں، معاف کیجیے گا، انہوں نے کہا کہ سیاست فائدے کے لیے نہیں ہوتی، مرکز کی جو اسکیم ہے وہ عوام کی بھلائی کے لیے ہوتی ہے، اسی لیے عدالتی احکام پر 100% عمل کرنا کئی بار مشکل ہوتا ہے۔ بالی ووڈ اداکار انوپم کھیر جو وزیر اعظم نریندر مودی کی تعریف کرتے نہیں تھکتے، انہوں نے کرونا کے موجودہ بحران میں حکومت کی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ کرونا کے اس بحران کے دوران حکومت پھسل گئی ہے اور حکومت کو ذمہ دار ٹھہرانا ضروری ہے۔ انوپم کھیر نے کہا کہ حکومت کہیں نہ کہیں ناکام ہوئی ہے اور انہیں اس وقت سمجھنا چاہیے کہ شبیہ بنانے سے زیادہ لوگوں کی زندگی بچانا ہے۔ ایک نیوز پورٹل پر شائع خبر کے مطابق انوپم کھیر نے ایک ٹی وی چینل کو دیے گئے انٹرویو میں یہ بات کہی۔ انوپم کھیر سے جب حکومت کی شبیہ بنانے کی کوشش اور اسپتالوں میں ضروری دواؤں کی قلت اور ندیوں میں بہتی لاشوں کو لے کر سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ زیادہ تر معاملوں میں تنقید درست ہے اور حکومت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس موقع پر ایسا کام کرے جس کے لیے ملک کے عوام نے اسے منتخب کیا۔ انہوں نے کہا کہ انہیں لگتا ہے کہ صرف غیر حساس شخصی ایسے حالات میں اثر انداز نہیں ہوگا، ندیوں میں بہتی لاشیں، لیکن دوسری سیاسی پارٹیوں کے ذریعے ان حالات کا اپنا فائدے کے لیے استعمال کرنا بھی مناسب نہیں ہے۔ انوپم کھیر نے اس انٹرویو میں بڑی باتیں کہیں۔ انہوں نے کہا کہ کہیں نہ کہیں یہ اعتراف کیا ہے کہ حکومت کی توجہ صرف امیج بنانے پر زیادہ ہے۔ ساتھ میں جب انہوں نے یہ کہا کہ غیر حساس شخصی ایسے حالات سے اثر انداز نہیں ہوگا تو ان کے اس بیان نے پوری مودی حکومت کو کٹگھرے میں کھڑا کر دیا۔ انوپم کھیر نے اس میں مزید کہا کہ ہمیں ہر شہری کو اہمیت دینی چاہیے اور اس کے لیے حکومت کو ذمہ دار ٹھہرانا چاہیے۔ حکومت کو ذمہ دار ٹھہرانا دراصل حکومت کے خلاف ان کے غصے کو ظاہر کرتا ہے۔ انوپم کھیر کے اس بیان سے عوام کے ایک بڑے طبقے میں حیرانی ہے۔ 2 ہفتہ پہلے ہی انوپم کھیر نے کووڈ کنٹرول پر حکومت کی تنقید کے جواب پر ایک کمنٹ کیا تھا، آئے گا تو مودی ہی، جس کے بعد سوشل میڈیا پر ان کو کافی ٹرول کیا گیا تھا۔ سپریم کورٹ میں ہونے والی سنوائی کی لائیو سٹریمنگ پر شدت سے غور و خوض کیا جا رہا ہے۔ چیف جسٹس این وی رمن نے جمعرات کو کہا کہ یہ عدالت عظمیٰ میں ہونے والی سنوائی کے لائیو سٹریمنگ کی تجویز پر سنجیدگی سے غور و خوض کر رہے ہیں۔ حالانکہ انہوں نے یہ واضح کیا کہ اس ملک میں ٹھوس پہل کرنے سے قبل وہ عدالت کے تمام ججوں سے عام اتفاق چاہیں گے۔ جسٹس رمن کووڈ وبا کے مد نظر میڈیا اہلکاروں کی سہولت کے لیے موبائل ایپ لانچ کرنے کے موقع پر کانفرنسنگ کے ذریعے میڈیا اہلکاروں سے خطاب کر رہے تھے۔ ناظرین، آج کی خاص بات میں بس اتنا ہی۔ آپ سے کل ملاقات ہوگی نئی خبروں کے ساتھ، نئے انالیسس کے ساتھ۔ فی الحال دیجیے اجازت، خدا حافظ۔